हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं शुभम लायक एंड यू आर वाचिंग एसएल रिव्यूज। और फाइनली मच अवेटेड मूवी एवाटार द वे ऑफ वाटर हैज नाउ रिलीज्ड। और 16 दिसंबर को ये वर्ल्ड वाइड हर जगह रिलीज हो चुकी है। यूएस टेरिटरीज में पहले रिलीज, कुछ दिन पहले रिलीज हो गई थी, बट वर्ल्ड वाइड ये 16 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। जो हाइप और बज इसका क्रिएटेड था, दैट वाज अमेजिंग। मतलब 13 साल लगा दिए सर जेम्स कैमरॉन ने इसको लाने में। और जैसे ही इसका अनाउंसमेंट आया था कि अवतार आने वाला है, तो उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा हाइप और बज़ क्रिएटेड था इसके लिए। मतलब जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम का था, जैसे इंडिया में बाहुबली के बाद बाहुबली कंक्लूजन का था, केजीएफ के बाद इसी साल केजीएफ 2 का था, उसी तरह से वैसा ही कुछ बज़ इस मूवी को लेकर था। और बहुत ही तगड़ा मतलब बिजनेस कर रही है मूवी, मतलब वर्ल्ड वाइड। सो सबसे पहले तो इंडिया में इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर ही लड़ाइयाँ होती है। कोई कहता है अवतार, कोई कहता है अवतार, कोई कहता है अवतार। तो यार कुछ भी बोलो चलेगा, ठीक है। तो फाइनली 16 दिसंबर को ये इंडिया में हमारे यहाँ आ चुकी है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये और इंग्लिश, ये 4 लैंग्वेजेस में यहाँ पे अवेलेबल है। और 16 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। तो इससे पहले कि मैं मूवी के बारे में बात करूँ, 16 दिसंबर के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 16 दिसंबर हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे विजय दिवस के रूप में मानते हैं। विजय दिवस वो दिन है जब आपने बॉर्डर मूवी देखी है, 120 सोल्जर्स ने, इंडियन सोल्जर्स ने लोंगेवाला पोस्ट पे 2000, करीब 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया था, ठीक है, जब बांग्लादेश को फ्री कराने में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। और साथ ही इसी दिन जो इंडियन नेवी है, उसने एक अपने ऑर्डिनरी सबमरीन से पाकिस्तान के वेल डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड उस टाइम के सबमरीन गाजी को वहीं पे समुद्र में दफना दिया था। और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि उसके अगले ही दिन बांग्लादेश में 93,000, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 93,000 सोल्जर्स ने, पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था। तो इतने सारे सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया था खौफ में, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है। तो जय हिंद दोस्तों, और इसके लिए हो सके तो एक लाइक कर देना। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवी। तो इससे पहले कि मूवी के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट जेम्स कैमरन सर। मतलब अगर उनको मैं जेम्स मैजिकल कैमरन कहूँ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज वो जब भी करते हैं ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी करते हैं। मतलब 1997 में उनकी फिल्म आई थी टाइटैनिक, तब वो $220 मिलियन में बनी थी। 2009 में जब एवाटार बनी तो वो $290 मिलियन में बनी। और तब टाइटैनिक 97 में $220 मिलियन में बनी थी। और उस जैसी कल्ट क्लासिक मूवी आज तक कोई और नहीं दे पाया है। मतलब वो टाइटैनिक ही है, उसके बाद ऐसी मूवी दोबारा नहीं आई। तो वो जो भी करते हैं ना, वो एक टेम्पलेट सेट कर देते हैं। मतलब एवाटार जब उन्होंने रिलीज किया तो दुनिया 3D को जानती नहीं थी। वो पहले थे जिन्होंने 3D को, मतलब जो 3D को पर्दे पर लेकर आए। उसके सालों बाद भी जनरली क्या होता था ना, 2D को ही 3D में कन्वर्ट करके, बैकग्राउंड को पॉपअप करके, मतलब बैकग्राउंड से मेन सब्जेक्ट को पॉपअप करके सामने ला के 3D बना दिया जाता था। बट एवाटार एक निहायती एक ऐसी मूवी थी जो प्रॉपर 3D में शूट हुई थी। मतलब 3D में उसे फिल्माया गया था उस टाइम पे 2009 में, जब किसी ने सोचा भी नहीं था। एंड गेस व्हाट, नाउ इन एवाटार 2 इन्होंने अंडर वाटर शूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है। मतलब ये इजाद किया उन्होंने खुद से। मतलब जो कोई सोच नहीं सकता ना, वो ये करके दिखाते हैं, ठीक है। इन्होंने अंडर वाटर शूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है और वो आपको इस मूवी में दिखता है। मतलब आप कितना ही वीएफएक्स और सीजीआई का यूज कर लो ना, सबसे डिफिकल्ट होता है पानी और पानी का एनवायरनमेंट बनाना वीएफएक्स और सीजीआई के थ्रू। आप कितना भी कर लो, उसमें ना फॉल्ट्स रह जाते हैं, वो आपको फील होता है। उस चीज को कवर करने के लिए, वो परफेक्शन लाने के लिए इन्होंने मतलब पानी के अंदर सारी शूटिंग की है। ऑलमोस्ट इस आधा से ज्यादा मूवी पानी के अंदर शूट हुआ है। तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू सर। मतलब जो हम सोच नहीं सकते वो ये करके दिखाते हैं। तो ये ना फिल्म मेकर्स के बाप हैं, ठीक है ना, बापों के भी बाप है ये। तो एवाटार में इन्होंने 3D में पहली बार मूवी दिखाई। इन्होंने एक दूसरी दुनिया ही क्रिएट कर दी, पेंडोरा नाम की। एक प्लैनेट अलग बना दिया जो अर्थ से ही काफी मिलता जुलता प्लैनेट है, अर्थ के आसपास का। ऐसी एक दुनिया बनाई जहां के क्रिएचर्स अर्थ से ही थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म में थे। जैसे जंगली कुत्तों का एक मॉडिफाइड फॉर्म दिखाया गया था, फिर राइनोसोरस का एक मॉडिफाइड फॉर्म दिखाया गया था, जो जंगल्स वगैरह दिखाए गए थे, जो पेड़ वगैरह दिखाए गए थे, उनके बीच जो कनेक्शन था, जो जिस तरह से दिखाया गया था कि इंसान ही मतलब विनाश का कारण होता है और सिर्फ पृथ्वी को बर्बाद नहीं कर रहा है, वो दूसरे ग्रहों पे जाके भी लोगों के साथ वही कर रहा है। तो वैसा ही उसमें दिखाया गया था, ठीक है। उस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, एक पूरी दुनिया जो बिल्कुल ही फेक है। हमें पता है कि वो सीजीआई है, वीएफएक्स है,
लेकिन स्टिल हम बिलीव करते हैं, हम उस दुनिया में खो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जेम्स कैमरन हमें पहली बार एवेटार में लेकर गए थे, और जो अवतार उन्होंने क्रिएट किया था नीले रंग का, मतलब जो जैक नेटेरी, जो ये कैरेक्टर्स जो क्रिएट किए थे, उसके साथ उन्होंने हमें दिखाया कि हम सेकंड सिविलाइजेशन या थर्ड सिविलाइजेशन अचीव कर चुके हैं। ये तब होता है जब हम इतना एनर्जी डेवलप कर ले कि हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाके उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें और कॉलोनाइज कर सकें। जिनको नहीं पता कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन क्या होता है, तो एक ब्रीफ में दे दूं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन हम तब अचीव कर पाएंगे जब हमारे अर्थ में मान लो बिजली कभी नहीं जाएगी, जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और इसमें भी अभी हमें 400-500 साल और लगेंगे। टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन वो है जब हम अपने स्पेस स्टेशन हर जगह पे दूसरे प्लैनेट्स पे उनके ऑर्बिट्स पे सेटल करेंगे, और फिर मतलब एक्सट्रैक्शन करना शुरू करेंगे, कॉलोनाइज करना शुरू करेंगे। उसके बाद आता है टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 सिविलाइजेशन, जहाँ पे क्या होता है वो गॉड लेवल हो जाता है। मतलब साइंस उसे सुपर एलियंस कहते हैं, जिनके पास मतलब जनरेशन की ताकत होती है, रीजनरेशन की ताकत होती है। वो विकास भी कर सकते हैं, वो विनाश भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जिन्हें भगवान माना जाता है, तो वो उस कैटेगरी में आता है। तो अब वहाँ पे कारवां था जंगल पे, वहाँ पे सारा कुछ जंगल पे था, ठीक है। अब एवेटार 2 में, एवेटार द वे ऑफ वाटर में, वो जंगल से लेके पानी पे आ जाते हैं। शुरू में वो जंगल की खूबसूरती दिखाते हैं, और फिर बाद में सारा कारवां जो है वो पानी पे चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो जैक का कैरेक्टर था, ठीक है, यहाँ पे भी वही कैरेक्टर है, बस यहाँ पे अब उसकी एक फैमिली है, तो उसके आसपास और दूसरे कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रूम कर रहे हैं, और दूसरे कैरेक्टर्स आ गए हैं। और ऐसा नहीं कि वो कैरेक्टर्स ऐसे ही एक फैमिली में डाल दिए गए हैं। हर एक कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंस है, और उसका एक अपना रोल है, और उसके पास अपनी एक शक्ति है। तो वो बहुत ही खूबसूरती से इस मूवी में दिखाया जाता है। एक पुराना दुश्मन है एवेटार का ही। अगर आपने एवेटार नहीं देखा है या अवतार नहीं देखा है 2009 वाला फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है, तो यार पहले वो देखना और फिर उसके बाद ये देखना। ऐसा नहीं कि दोस्तों के बहकावे में जाके डायरेक्ट ये देख लिया, आपको समझ फिर भी आ जाएगा, बट आप वो कनेक्शन फील नहीं करोगे। जो जैक और नेटेरी का जो कनेक्शन था, जो कैरेक्टर्स के साथ हमने फील किया था, जो नावी के लोगों के साथ, तो वो चीज़ मिसिंग रहेगी। तो पहले आप जाके प्लीज़ एवेटार 1 देखो, डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है। पहले पे एवेटार 1 देखो, उसके बाद जाके आप द वे ऑफ वाटर देखो। तो एक पुराना दुश्मन नया चेहरा लेकर आ गया है, और वो जैक से बदला लेना चाहता है। तो बेसिकली ये एक रिवेंज स्टोरी है। तो जब जैक को ये पता चलता है, तो वो नावी के लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो टुरुक माक्टो होता है, वहाँ का सरदार होता है, तो वो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए वो नावी बस्ती को छोड़कर वो दूर आइलैंड्स में, पानी के आइलैंड्स में, वहाँ के गांव पे एक कबीले को ज्वाइन करता है, और वहाँ के रीति रिवाज सीखता है, वहाँ पे जीना सीखता है, पानी के अंदर जीना सीखता है, कि जंगल से फिर पानी में किस तरह से खुद को ढालेंगे। वो लोग वहाँ पे हेल्प करते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें ना सीन टू सीन कॉपी है बिल्कुल। मतलब एवेटार 1 में एक इंसान था जो नावी बनने की कोशिश कर रहा था, एक इंसानी एवेटार था जो नावी बनने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे क्या है, एक नावी है जो फिर दूसरे जगह पे ढलने की कोशिश कर रहा है। फिर जैक का जो कैरेक्टर था एवेटार 1 में, तो उसे एक जानवर वहाँ पे अटैक करता है, वो पेड़ों के बीच में घुस जाता है, वो पेड़ों को काट काट के वो अटैक करता है, उसकी बंदूक छीन के फेंक देता है। यहाँ पे सेम पानी के अंदर एक जानवर होता है जो जैक के बेटे पे सेम उसी तरह से अटैक करता है, अंदर घुस घुस के, और उसके बंदूक को फेंक देता है। वैसे ही फिर वहाँ पे जो इक्रांस थे जिसके ऊपर वो उड़ते थे, यहाँ पे एक डॉल्फिन जैसा है, मैं नाम भूल गया, बट डॉल्फिन जैसा है, जिसके पंख है, जिसके ऊपर ये उड़ते हैं यहाँ पे पानी वाले इन्वायरमेंट में। उसके बाद वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जानवर दिखाया गया था या इम्पॉर्टेंट दिखाया गया था वो था टुरुक, जिसको कोई छेड़ता नहीं था। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पानी के अंदर दिखाया गया है, जैसे हमारे यहाँ पे वेल मछलियाँ होती है, उसी का मिला जुला रूप है, उसी का मिलता जुलता रूप है। टुकून यहाँ पे दिखाया गया है, जो काफ़ी शांत है, जो किसी पे भी अटैक नहीं करता, जो बहुत ही शांति से अपना जीवन गुजारते हैं। तो काफ़ी कुछ सीन टू सीन रिपीटेशन है। स्टोरी और प्लॉट को काफ़ी हद तक सेम रखा गया है। वहाँ पे स्टोरी पे ज़्यादा फोकस था, यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है। स्टोरी पे ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है। स्टोरी और प्लॉट को ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। फिर सेकेंड हाफ में जिस तरह का वॉर सीन्स और क्लाइमैक्स शूट होता था, यहाँ पे भी आपको वैसा ही देखने मिलेगा। तो ये उनसे दूर कहीं चले जाते हैं, बट एनी हाउ वो लोग पता लगा लेते हैं कि ये लोग कहाँ हैं, उस तरह से। उसके बाद फिर क्लाइमैक्स में फाइट्स सीन होता है, और वो सीन फिर किस तरह से निकलता है। जब एक्चुअली में क्लाइमैक्स आता है ना, तो फिर वो वही एवेटार वाली फीलिंग आती है कि यार यस, गूज बम्स वाले 1-2 मोमेंट्स आते हैं, और क्लाइमैक्स में मज़ा आता है। आधा घंटा पूरा वो क्लाइमैक्स चलता है और मज़ा आता है। बट कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटिंग है जो मुझे इसमें लगी, वो ये, एक तो इसका जो फर्स्ट हाफ है, जो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है, और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव भी है,
फर्स्ट हाफ में ना, मतलब इट इज़ अ विजुअल स्पेक्टिकल, इसका पॉजिटिव मतलब एक विजुअल स्पेक्टिकल, एक डिलाइट है आपके लिए। अगर आप देखोगे ना, एक एक फ्रेम जेम्स कैमरन सर कैमरा को रोकते हैं और बोलते हैं कि देख देख मैंने ये दुनिया बनाई है, देख इसको, एक एक फ्रेम देख, ठीक है। और आप देखते हो और अप्रिशिएट करते हो, कहते हो इट इज़ जस्ट अ मास्टरपीस। मतलब जिस तरह से शूट किया है ना, आप कहते हो कि इट इज़ मास्टरपीस। बट वहीं पे ना ये इन सबको दिखाने के चक्कर में और कैरेक्टर्स, क्योंकि अब कैरेक्टर्स बढ़ गए हैं, तो उनको डेवलप करने के चक्कर में ना वो फर्स्ट हाफ में स्टोरी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और आपको स्क्रीन प्ले जो है ना वो स्लो लगता है। क्लाइमैक्स की बात करूं तो क्लाइमैक्स मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं एवेटार 1 से, तो उसका क्लाइमैक्स मुझे ज़्यादा ग्रिपिंग लगा था, और जो क्लाइमैक्स में एंड में जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। कि जिस तरह से सारे जानवर आ जाते थे एवा की मर्जी से और फिर वो अटैक कर, मतलब वो लास्ट में ना गूज बम्प वाला मोमेंट आ जाता है। बट यहाँ पे वो चीज़ मुझे मुझे मिसिंग लगा। जो टुकून्स हैं, जो इसमें क्रिएचर्स दिखाए गए हैं, और भी जो है वो अगर साथ में आते और कुछ इस टाइप का, अगर आप मूवी देखोगे तो आप समझोगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसा कुछ अगर सीन यहाँ बना होता इस वाले में भी, जब आपने सीन टू सीन डाला है, उसको रिपीट किया है, तो अगर ये सीन भी अगर रिपीट होता तो क्लाइमैक्स कहीं ना कहीं और बेटर होता और ज़्यादा गूज बम्स वाला होता। तो टेक्नोलॉजी वाइज ये आपको 4 गुना बेटर लगेगी। जो कैरेक्टर के स्ट्रिप्स हैं या फिर जो लाइटनिंग है, चीज़ें हैं, वो 4 गुना और इन्हेंस हो गई है, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी 13 साल में इतनी एडवांस हो गई है, तो आपको और ज़्यादा डिटेल्ड देखने मिलेगा। हालांकि इसका बजट जो है वो पिछले एवेटार से कम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो उसके साथ मतलब क्या है कि प्राइस भी, तब की प्राइसिंग ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी कम हो गई है, तो उस हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी के साथ बेटर चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट वहीं पे कहीं ना कहीं स्टोरी और स्क्रीन प्ले में मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। अगर मैं सिर्फ इस मूवी को बोलूं, अगर मैं एवेटार 1 को हटा दूं तो मुझे कहीं कमी नहीं नजर आएगी। बट क्योंकि मैंने एवेटार देख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग एवेटार के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे। तो अगर मैं उसके साथ कंपैरिजन करूं तो फर्स्ट हाफ उसका बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग था, क्योंकि एक इंसानी कैरेक्टर था जो नावी में ढलने की कोशिश कर रहा था। वहां पर अलग कॉन्स्पिरेसी चल रही थी इंसानी दुनिया में, एक तरफ वो दुनिया जी रहा था, एक तरफ ये दुनिया जी रहा था। लास्ट में एक वो रहता है कि आखिर वो किसे चूज करेगा, कैसे आगे निकलेगा, तो बहुत ही ग्रिपिंग था। साथ में जैक और नेटेरी की जो लव स्टोरी थी उसमें, नेटेरी का जो इसमें कैरेक्टर है, वो भी नेटेरी वहां पे भी, एवेटार में भी, और इसमें वे ऑफ वाटर में भी, मतलब शी जस्ट स्टैंड्स, उसका कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है। एक नेटेरी का और एक किरी, इन दोनों का कैरेक्टर इस वाले में स्टैंड आउट करता है। नेटेरी का कैरेक्टर यहाँ पे भी स्टैंड आउट करता है। वो बंदी यहाँ पे भी पानी में आग लगा देती है, चाहे वो एवेटार 1 हो या एवेटार 2 हो, जंगल हो चाहे पानी हो, मतलब उसका कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है। मेरे लिए मेरा पसंदीदा कैरेक्टर है नेटेरी का इस पूरे एवेटार सीरीज में। और जो दूसरा मुझे नेगेटिव लगा इन कंपैरिजन टू एवेटार 2, अगर मैं वैसे देखूं तो कोई नेगेटिव नहीं है, बट अगर मैं एवेटार के साथ कंपैरिजन करूं तो दूसरा जो मुझे नेगेटिव लगा कि जो क्लाइमैक्स जितना मतलब ग्रैंड फील होना चाहिए, जिसको कहते हैं गांड वाड़ टाइप फील होना चाहिए ना, जैसे एवेटार में हुआ था, वैसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जब खत्म होता है ना मूवी, मतलब क्लाइमैक्स में वॉर सीन वगैरह सब अच्छा लगता है, आपको टाइटैनिक वाला फील भी आ जाएगा, क्योंकि पानी में हुआ है, तो एंड में आपको ये टाइटैनिक वाला फील भी देगा। ठीक है, वो मैं यहाँ बता नहीं रहा, बट आपको देखोगे मूवी तो आपको समझ आएगा, और वो आपको टाइटैनिक वाले फील भी देगा जेम्स कैमरॉन का। बट जिस तरह से क्लाइमैक्स एंड होता है ना, तो वो मुझे उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता जितना मुझे एवेटार 1 में लगा था। मतलब क्लाइमैक्स जिस तरह से एंड होता है वो रादर एक इंटरवल की तरफ फील होता है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके आगे और भी पार्ट्स बनेंगे, इसके 3 पार्ट्स और आने वाले हैं, तो शायद उसके लिए बिल्डअप देके छोड़ दिया हो। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं अगर एवेटार 1 के साथ, तो यहाँ पे क्लाइमैक्स थोड़ा सा फीका है, जो जैसा मैंने वहाँ पे फील किया था। तो जैसा मैंने बताया था कि वहाँ पे लास्ट में सारे मतलब सारे एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स एनिमल्स सब है, सब आपस में आ जाते हैं, चाहे वो एक दूसरे के दुश्मनी थे, बट वो प्रकृति को बचाने के लिए सब आपस में एक साथ आ जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने नहीं मिलता है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था। तो ओवरऑल अगर मैं रेट करूँ इस मूवी को, अगर मैं सिंपली वैसे रेट करता, अगर मैंने एवेटार 1 नहीं देखा होता, तो मैं शायद इसे 4.5 देता। बट क्योंकि मैंने एवेटार देख रखा है, तो हाफ पॉइंट्स मतलब फर्स्ट हाफ के लिए जहाँ पे स्क्रीन प्ले थोड़ा सा मुझे स्लो फील हुआ, और हाफ पॉइंट उसके लिए जो क्लाइमैक्स में मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो मुझे एवेटार 1 में मिला था। तो उसके लिए आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5। तो मैं इसे 4 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। तो इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। ये छोटे मोटे नेगेटिव्स हैं, ठीक है, प्लीज़ इसको इग्नोर करो। ये एक ऐसी मूवी है ना जिसको
थिएटर में ही देखा जाना चाहिए। मतलब ये मूवी ना 3D से नीचे देखना मत, ठीक है, ये मेरी एडवाइस है। इसको जितना बड़ा स्क्रीन हो सके ना उतने बड़े स्क्रीन में देखो। अगर आपके पास 3D है 3D में देखो, 3D से ऊपर अगर आपके पास कुछ अवेलेबल है थोड़ा पैसा खर्च करो, 4DX में जाके देखो या IMAX में जाके देखो, ठीक है, वो आपको अलग मज़ा देगा, अलग आपको फील देगा। तो जितना बड़ा स्क्रीन में हो सके इसे देखो। और साथ ही साथ एक और चीज़ करो कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है, नया चैनल है और 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी करने हैं, तो बहुत नीड है यार उसकी। तो डू सब्सक्राइब द चैनल बिलो, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे इनेबल कर देना, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और साथ ही कमेंट करके बताना कि रिव्यू कैसा लगा, और अगर मूवी देखी है तो आपको मूवी कैसा लगा, और लाइक कर देना, और पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।